वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो शीयर रिइंफोर्समेंट का टॉपिक है। ठीक है, शीयर रिइंफोर्समेंट क्या होता है, कितने तरह के शीयर रिइंफोर्समेंट्स होते हैं, उनको कहाँ हम यूज़ करते हैं, उनके क्या क्या हाईएस्ट कोड रिकमेंडेशंस हैं, आज हम थ्योरी का पोर्शन इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है, व्हाट इज़ शीयर रिइंफोर्समेंट। रिइंफोर्समेंट यहाँ सब लगा है, इसका मतलब कि सरिया से मतलब है, हमें बार से मतलब है। ठीक है, इससे पहले शेयर लग गया। तो शेयर इन्फोर्समेंट क्या होता है, आइए हम डेफिनेशन से देखते हैं। रिइंफोर्समेंट विच रजिस्ट शेयर और डायगोनल टेंशन स्ट्रेसेस। ये एक ऐसा रिइंफोर्समेंट होता है जो क्या करता है, शेयर और डायगोनल टेंशन स्ट्रेसेस जो जनरेट होता है हमारे बीम में उसको रजिस्ट करता है। शेयर इन्फोर्समेंट इज यूजली प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ स्टीरप्स। ये स्टीरप्स के फॉर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं, स्टीरप्स के फॉर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं टू होल्ड द लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट। तो जो हमारा हम बीम कॉलम में जो भी लॉन्गिट्यूडनल इन्फोर्समेंट लगाते हैं उनको होल्ड करने के लिए शेयर स्टीरप्स का हम लोग यूज़ करते हैं। एंड ऑल्सो टू टेक द शेयर टू विच द सब्जेक्ट इज सब्जेक्टेड टू, और नॉट टू टेक द शेयर टू विच द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्टेड टू, और स्ट्रक्चर पे जो भी हमारा शेयर स्ट्रेस लग रहा है उसको भी बैलेंस करने के लिए। Shear reinforcement is provided also resist any crack development due to creep and sinkage। shear reinforcement का उपयोग हम वहाँ पर भी करते हैं कि रजिस्ट करने के लिए कोई क्रैक डेवलपमेंट किसके कारण हो, क्रीप और सिंकेज के कारण हो, वहाँ पर भी हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, वहाँ पर भी हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक, तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन हो गई shear reinforcement की। ये एक छोटी सी डेफिनेशन हो गई आपकी shear reinforcement की। ठीक है, अब हमारी बारी आती है टाइप्स ऑफ शेयर इन्फोर्समेंट। कि शेयर इन्फोर्समेंट कितने टाइप्स के होते हैं, तो हम लोग देखते हैं। द फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ शेयर इन्फोर्समेंट्स आर यूज्ड। हम तीन शेयर इन्फोर्समेंट्स को, तीन टाइप से शेयर इन्फोर्समेंट को अपने कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज वर्टिकल स्टीरप्स, सेकेंड इज बेंट अप बार अलॉन्ग विथ स्टीरप्स, एंड थर्ड वन इज इंक्लाइंड स्टीरप्स, एंड थर्ड वन इज इंक्लाइंड स्टीरप्स। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन एक एक करके हम देखते जाते हैं कि कैसे कहा किसको कैसे यूज़ करते हैं। हमने फिगर के साथ भी आपको समझाया हुआ है कि कैसे कौन सा यूज़ करते हैं। दीज आर द स्टील बार्स वर्टिकल, पहला जो है वर्टिकल स्टेप्स। दीज आर द स्टील बार्स वर्टिकली प्लेस्ड अराउंड द टेंसाइल रिइंफोर्समेंट एट सुटेबल स्पेसिंग along the length of the beam. They are the steel bars vertically placed around the tension reinforcement at suitable spacing। कुछ स्पेसिंग सुटेबल का मतलब क्या है कि कुछ आई एस कोड रिकमेंडेशन है कि उस सुटेबल रिइंफोर्स मतलब उस स्पेसिंग पे प्रोवाइड करना है along the length of the beam, लेंथ ऑफ द लिंक के along करते हैं। दिस डायमीटर वेरीज फ्रॉम 6 mm to 16 mm। इनका जो डायमीटर होता है वो 6 mm से लेकर 12 mm तक, 16 mm तक होता है। डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द shear force to be resisted, the vertical strips may be 1 leg, 2 leg, 4 leg, etc. It is desirable to use closely spaced stirrup to better prevention of diagonal cracks। ठीक है, देखिए मैंने तीन सिंगल लेग्ड, टू लेग्ड और फोर लेग्ड का आपको एक एग्जांपल देके स्टीरअप समझाया हुआ है। ठीक है, कैसे कैसे होते हैं, कैसे कैसे इनके निकले थे। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, तो उस हिसाब से वर्टिकल स्टीरअप्स हम 1 लेग, 2 लेग या 4 लेग यूज़ करते हैं। जैसे जिसका जितना मैग्नीट्यूड, अगर वहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पे शियर फोर्स आ रहा है, तो वहाँ हो सकता है 2 लेग लगे, उससे ज़्यादा का हो सकता है 4 लेग लगे। अगर उससे कम आ रहा है, बहुत कम माइन्यूट सा आ रहा है, तो वहाँ हो सकता है सिंगल लेग स्टीरअप से ही हमारा काम चल जाए। फिर इसमें एक बात लिखी, इट इज़ डिजायरेबल टू यूज़ क्लोजली स्पेस स्टीरअप, बहुत क्लोजली स्पेस स्टीरअप टू बेटर प्रिवेंशन ऑफ डायगोनल क्रैक्स। डायगोनल क्रैक से बचने के लिए इसको क्लोजली स्पेस्ड हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वर्टिकल स्टीरअप्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द वर्टिकल स्टीरअप्स। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिगर को देख लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। इसमें एक कंडीशन और है कि द स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स नियर द सपोर्ट इज लेस एज compared to spacing near the mid-span since shear force is maximum at support। ठीक है, द स्पेसिंग ऑफ स्टीरप्स नियर सपोर्ट इज लेस। सपोर्ट पे क्या होता है, कम होता है स्टीरप्स कंपेयर टू स्पेसिंग नियर द मिड स्पैन। मिड स्पैन पे ज़्यादा पास पास होते हैं, और जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ सेंटर से मतलब दूरी की तरफ बढ़ते हैं तो स्पेसिंग क्या कम हो जाती है।
क्यों? क्योंकि शियर फोर्स इज मैक्सिमम एट सपोर्ट। तो जहाँ शियर फोर्स ज़्यादा होगा वहाँ पे हमने बताया था क्लोजली स्पेस्ड होगा, जहाँ शियर फोर्स हमारा कम होगा वहाँ थोड़े थोड़े हम दूर पे रख सकते हैं। तो इससे हमको क्या पता चला एक बात, कि सेंटर पे हमारा क्लोजली स्पेस्ड होता है, और जैसे जैसे हम कॉर्नर्स की तरफ बढ़ते हैं हमारा क्या होता है, स्पेसिंग थोड़ी बढ़ती जाती है। ठीक, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये सिंगल लेग्ड है, टू लेग्ड है, फोर लेग्ड है। देखिए सिंगल लेग में एक सिर्फ तार हल्का सा निकला हुआ है, टू लेग में टू लेग्ड आपको दिखा रहा है, और फोर लेग में देखिए दो इधर और दो इधर, चार आपको लेग, मतलब लेग का मतलब ये है कि जितने ओपन स्पेसेस हैं दो तार को उसको शो कर रहा है वो। चलिए अब आते हैं हम लोग बेंट अप बार्स पे। ठीक है, किस पे आते हैं, बेंट अप बार्स अलॉन्ग विथ वर्टिकल स्टीरअप्स, अलॉन्ग विथ वर्टिकल स्टीरअप्स। ठीक है, सम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार इन अ बीम कैन बेंट अप नियर द सपोर्ट। कुछ जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स होते हैं वो क्या करते हैं, सपोर्ट पे उसको बेंट अप कर दिया था। आपने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन में देखा होगा कि सपोर्ट्स पे जाके क्या कहते हैं, उस रिइंफोर्समेंट को बेंट कर दिया जाता है। ठीक, दे बेंट अ बार रजिस्ट टू डायगोनल टेंशन, वो किसको रजिस्ट करते हैं, डायगोनल टेंशन को रजिस्ट करते हैं। दीज बार्स आर बेंट एट 45 डिग्री यूजुअली, ये जो बार्स बेंट अप किए जाते हैं वो 45 डिग्री पर यूजुअली ज़्यादातर किए जाते हैं। दिस सिस्टम इज़ यूज टू हैवियर शेयर फोर्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी शेयर फोर्सेस आते हैं वहाँ पे हम बेंटा बार्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, द टोटल shear resistance of the beam is calculated by adding the contribution of bent up bar and vertical bar। जो shear resistance की टोटल कैपेसिटी हम मेज़र करते हैं उसको किसको कैलकुलेट करके ऐड करते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ बेंट अप बार और वर्टिकल स्टीरअप, जहाँ पे दोनों यूज़ करते हैं। मैंने आपको कॉलम ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है कि बेंट अप बार अलॉन्ग विथ वर्टिकल स्टीरअप्स, यहाँ पे बेंट अप बार भी यूज़ हो रहा है और वर्टिकल स्टीरअप्स भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ बेंट अप बार इज नॉट ग्रेटर देन हाफ ऑफ द टोटल shear reinforcement। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कंट्रीब्यूशन होता है बेंट अप बार्स का वो ज़्यादा इज़ नॉट ग्रेटर देन हाफ ऑफ द टोटल इन्फोर्समेंट, आधे से ज़्यादा नहीं होता। टोटल इन्फोर्समेंट जितना यूज है उससे आधे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए मैंने एक फिगर बनाया बेंट अप बार का जहाँ बेंट हुआ है 45 डिग्री डेप, स्पेसिंग हमने डेल्टा वी से दिखाई है, और वर्टिकल स्टीरअप्स को जो मैंने यहाँ लगाया है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा फिगर, आप इस फिगर को नोट कर लीजिए, बेंट अप बार्स की जो कंडीशंस हैं उसको नोट कर लीजिए। ठीक, अभी ये सब चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी जब हम न्यूमेरिकल्स में आएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में जब हम आएंगे तो ये चीज़ें सर और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी आपकी। ठीक, तो आई होप आपने बेंट अप बार्स अलॉन्ग विथ वर्टिकल स्टीरअप्स को फिगर भी देख लिया और समझ लिया होगा, कोई दिक्कत आई होप आपको नहीं होगी। ठीक, ये जो स्पेसिंग दिखाई गई है वो डेल्टा वी से दिखाई गई है, वर्टिकल स्टीरअप्स के बीच की स्पेसिंग ये डेल्टा वी दिखाई गई है। सारे वर्टिकल स्टीरअप जो वर्टिकल डायरेक्शन में खड़े हैं उनके बीच की स्पेसिंग है वो डेल्टा वी है। एंड द लास्ट वन इज इंक्लाइंड स्टीरअप्स। अब देखिए इंक्लाइंड स्टीरअप्स आल्सो प्रोवाइडेड एट 45 डिग्री फॉर रजिस्टिंग डायगोनल टेंशन, ये किसको टेंशन करते हैं, डायगोनल टेंशन को रजिस्ट करने के लिए आए थे। दे आर प्रोवाइडेड थ्रू आउट द बीम, ये क्या होता है, थ्रू आउट द बीम में लगाए जाते हैं। अब देखिए ये 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है और दोनों के बीच की स्पेसिंग क्या है, डेल्टा वी है, डेल्टा वी है। ठीक, और ये जनरली क्या होता है 45 डिग्री पर ही ये सब प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक, तो आप इस फिगर को बना लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं।
ठीक, अब हम पढ़ते हैं अपना आई एस कोड रिकमेंडेशन फॉर सीयर डिज़ाइन, जो कि क्लास नंबर 40 में दिया है आपके आई एस कोड 456 में, और पेज नंबर 72 और 73 पे दिया हुआ आई एस कोड रिकमेंडेशन फॉर सीयर डिज़ाइन। मैंने आपको क्लॉज भी बता दिया और पेज नंबर भी बता दिया। और कौन सा आई एस कोड, आई एस 456/2000, जो कि रिइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए, इसमें जो सबसे पहला रिकमेंडेशन है वो नॉमिनल शियर स्ट्रेस के बारे में, इसको हम लोग पढ़ते हैं। आई एस कोड रिकमेंड्स दैट आई एस 452,000 द नॉमिनल शियर स्ट्रेस इन अ बीम और स्लैब ऑफ यूनिफॉर्म डेप्थ इज कैलकुलेटेड। ऑफ यूनिफॉर्म डेप्थ, ये ध्यान रखिएगा कि डेप्थ जो होगी वो एकदम यूनिफॉर्म होगी, ठीक है, बीम या कॉलम हो, जैसे इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डेप्थ जो है आपकी यूनिफॉर्म है, कहीं चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, सेम डेप्थ यूज़ की जा रही है, ठीक है। तो उसके लिए टाउ बी का जो फार्मूला है वी यू डिवाइड बाई बी इंटू डी, ठीक है। टाउ बी क्या होगा, नॉमिनल शियर स्ट्रेस, वी यू जो है आपका शियर फोर्स ड्यू टू डिज़ाइन लोड, और बी जो है विड्थ ऑफ बीम है, और डी जो आपका इफेक्टिव डेप्थ है, ठीक है। तो दिस इज टाउ बी फॉर, दिस इज नॉमिनल स्ट्रेस फॉर यूनिफॉर्म डेप्थ, जहाँ पे डेप्थ वैरी नहीं कर रही है, शुरू से अंत तक डेप्थ हमारी क्या है, सेम है, कहीं वेरिएशन नहीं हो रहा है डेप्थ में। तो उसके लिए फॉर्मूला ये नॉमिनल शियर स्ट्रेस का लगता है वी यू डिवाइड बाई बी इंटू डी। कहाँ पे होता है, अब देखिए दूसरा केस है, इसके नीचे आप देख रहे होंगे, इन केस ऑफ वैरिंग डेप्थ ऑफ बीम, जहाँ बीम की डेप्थ वैरी करती है, कई अगर ट्रैपोजॉइडल सेक्शन टाइप आता है तो आप देखते हैं कि ट्रैपोजॉइडल सेक्शन में डेप्थ जो होती है वैरी करती है, नीचे कम ऊपर ज़्यादा नीचे कम, ऐसे करके जहाँ भी मतलब वैरिंग डेप्थ, जहाँ पर भी क्वेश्चन आ जाएगा वैरिंग डेप्थ का, तो वहाँ पे टाउ का फॉर्मूला वो चेंज हो जाएगा। टाउ का फॉर्मूला हो जाएगा वी यू प्लस माइनस एम यू डिवाइड बाई डी टैन बीटा डिवाइड बाई बी इंटू डी। अब यहाँ पे क्या चीज़ क्या रिप्रेजेंट करता है मैं बता रहा हूँ आपको। टाउ भी तो आपका वो होगा नॉमिनल शियर स्ट्रेस ही होगा, वी जो होगा क्या होगा, शियर फोर्स ड्यू टू डिज़ाइन लोड होगा, ठीक है। एम यू जो है आपका बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन होगा, बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन होगा। डी आपको पता ही है इफेक्टिव डेप्थ होगा। टैन बीटा में क्या होगा, बीटा क्या होगा देखिए, एंगल बिटवीन द टॉप एंड बॉटम एजेस ऑफ द बीम, टॉप और बॉटम एज के बीच में जो एंगल होगा बीटा होगा, उसी से हम टैन बीटा निकालेंगे, ठीक। बाकी बी और डी आपको पता है, तो ये ध्यान रखना है आपको कभी भी न्यूमेरिकल लगाते वक्त, कि जो हमारा नॉमिनल शियर स्ट्रेस है वो यूनिफॉर्म डेप्थ का है कि वैरिंग डेप्थ का है, ठीक है। नॉमिनल अगर यूनिफॉर्म डेप्थ है तो वी यू डिवाइड बाई बी इंटू डी होगा, और वैरिंग डेप्थ का है तो वी यू प्लस माइनस एम यू डिवाइड बाई डी टैन बीटा डिवाइड बाई बी इंटू डी, ठीक। अब देखिए प्लस माइनस लगा हुआ तो आपको ये यहाँ पे पता करना होगा कि प्लस माइनस लगा हुआ है तो कब प्लस होगा कब माइनस होगा, तो ये लिखा हुआ है द नेगेटिव साइन इन फार्मूला इज अप्लाइड व्हेन बेंडिंग मोमेंट एम इंक्रीजिंग न्यूमेरिकली इन द सेम डायरेक्शन एट द इफेक्टिव डेप्थ इंक्रीजेज। अगर बेंडिंग मोमेंट उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है जिस डायरेक्शन में हमारा इफेक्टिव डेप्थ है, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, निगेटिव। एंड द पॉजिटिव साइन व्हेन द मोमेंट डिक्रीजेज न्यूमेरिकली इन द डायरेक्शन, ठीक है। और उसी डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव साइन तब लगाएंगे जब वो मोमेंट हमारा क्या हो जाएगा, डेप्थ के डायरेक्शन में डिक्रीज करेगा। अगर डेप्थ के डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा तो निगेटिव, और डिक्रीज करेगा तो पॉजिटिव, यहाँ पे यानी उल्टा है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। आई होप जब न्यूमेरिकल आएगा तो इस तरह का मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको चीज़ें वो और ज़्यादा क्लियर आप वहाँ पे हो जाएंगे, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं फटाक से। मैं इसका वीडियो में आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, जिससे आपको ये क्वेश्चन ये पूरा पीडीएफ सेट भी आपको मिल जाएगा, आप इससे अपने नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। नॉमिनल शियर स्ट्रेस का फार्मूला जो मैंने आपको दोनों बताया, हालांकि आपके आई एस कोड में दिया होगा, लेकिन आप हर जगह किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आई एस कोड आपको अलाउड होगा नहीं वहाँ पे, तो आपको फार्मूला थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है। सब्जेक्टिव पेपर भले होंगे तो आप थोड़ा बहुत आई एस कोड का इस्तेमाल करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, आते हैं टू, नंबर टू जो इसका इंस्ट्रक्शन है, डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, जिसको हम लोग टाउसी से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग टाउसी से डिनोट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एंड परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील, द डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ इन कॉन्क्रीट टाउसी इन बीम विदाउट शियर इन्फोर्समेंट इज गिवन एज टेबल नंबर 19 ऑफ आई एस 456/2000 पेज नंबर 73, ठीक। ये आपको कंडीशंस दी हुई हैं टाउसी निकालने के लिए, किस पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट और परसेंटेज ऑफ इन्फोर्समेंट। इसने क्या है कि परसेंटेज ऑफ रिइंफोर्समेंट के बिहार पे अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे टाउसी की डायरेक्ट वैल्यू दी है। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू निकालनी, अगर वो वैल्यू आ जाती है परसेंटेज ऑफ, तो आप निकाल सकते, नहीं तो बाई इंटरपोलेशन आप निकालेंगे मेथड ही, ठीक है। ये आपको न्यूमेरिकल में मैं बताऊंगा, फट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ और बढ़ते हैं।
नंबर थर्ड इज मैक्सिमम शियर, टाउसी मैक्स कैसे निकालते हैं, जो कि टेबल नंबर 20 में दिया हुआ है, टाउसी मैक्स। ठीक, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। अब देखिए कंडीशंस यहाँ पे बताई गई हैं कि कब हमको शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करने की जरूरत है। कंडीशंस कुछ बताएंगे। पहला, इफ़ टाउसी इज ग्रेटर देन टाउ वी। टाउसी आपको मैंने बताया कि डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ है और टाउ वी क्या नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ। अगर टाउसी की वैल्यू टाउ वी से ज़्यादा हो गई, देन नो नीड ऑफ शियर इन्फोर्समेंट टू बी प्रोवाइडेड। तब कोई ज़रूरत नहीं है हमको शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करने की, तब वहाँ पे शियर क्रैक्स, डायगोनल क्रैक्स नहीं जनरेट होंगे। ठीक है। सेकेंड कंडीशन, if tau v is greater than tau c, if tau v is यानी नॉमिनल शेयर से ज़्यादा हो जाएगा किससे, डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ से, देन प्रोवाइड शेयर इन्फोर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टीरप्स। देन प्रोवाइड शेयर इन्फोर्समेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टीरप्स। स्टीरप्स का मतलब समझ गए ना, वर्टिकल स्टीरप्स, इंक्लाइंड स्टीरप्स, बेंट अप बार्स विद अलॉन्ग विद वर्टिकल स्टीरप्स, वो टाइप्स जो मैंने आपको अभी पिछले पढ़ाया था। ठीक। थर्ड कंडीशन, इफ टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स, सेक्शन इज टू बी रीडिजाइंड। अगर टाउ वी की वैल्यू, नॉमिनल शियर स्ट्रेस की वैल्यू अगर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस से ज़्यादा हो गई, तो सेक्शन को हमको क्या करना है, रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। और तब तक रीडिज़ाइन करना है जब तक कि टाउ सी मैक्स की ज़्यादा, टाउ वी से ज़्यादा ना आ जाए, देन ओके माना जाएगा हमारा सिस्टम। ठीक। टाउ वी क्या है, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। टाउ सी क्या है, डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। और टाउ सी मैक्स मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट। और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कैसे आप निकालेंगे, आपको ये आई एस कोड के टेबल नंबर 20 में दिया हुआ, पेज नंबर 73 पर। ठीक है। ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से देखिए दिया हुआ है, हमने ऊपर लिखा है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, टेबल नंबर 20 देखिए मैंने बना दिया है यहाँ पे, छोटा टेबल था आईएस कोड से, तो मैंने यहाँ पे बना के आपको दिखा दिया है। ठीक है। तो चलिए देखिए, ग्रेड ऑफ कंक्रीट N15, M20, M25, M30, M35 M14 डेवब। ठीक। M40 और उससे एबव के लिए एक वैल्यू, और नीचे टाउसी मैक्स की वैल्यू दी है, किसमें होता है, न्यूटन पर एम स्क्वायर। M15 के लिए 2.5, M20 के लिए 2.8, M25 के लिए 3.1, M30 के लिए 3.5, M35 के लिए 3.7, और M40 और उससे एबव जितना भी ग्रेड होगा उसके लिए 4 वैल्यू ली जाएगी। तो आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आ गई होगी, ये चीज़ें कब कहाँ क्या प्रोवाइड करना है, कब शेयर इन्फोर्समेंट देना है, कब नहीं देना है, कब सेक्शन को रीडिज़ाइन करना है। ठीक। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला जो हमारा है, मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट की भी क्लॉज दिया गया है, क्लॉज नंबर 26.5.1.6 में दिया हुआ है, जो कि आपके आई एस कोड के पेज नंबर 73 या 74 पे दिया है। मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट का भी एक फार्मूला होता है, इफ़ टाउ बी इज लेस देन टाउ सी, यानी टाउ सी ज़्यादा होगा तो नो शेयर इन्फोर्समेंट इज टू बी डिज़ाइन, बट मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट इज टू प्रोवाइड। हम चाहें तो हम मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट का जो फार्मूला होता है, ए एस बी डिवाइड बाई बी इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.4 डिवाइड बाई 0.87 एफ वाई। ठीक। ये मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट का फार्मूला है।
अब क्या टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है, देखिए ए एस बी जो है टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टीरप्स इफेक्टिव इन शियर, ठीक। डेल्टा बी क्या है, स्पेसिंग ऑफ स्टीरप्स अलोंग द लेंथ ऑफ द मेंबर, ठीक। बी ब्रेड्थ ऑफ द कॉलम, एफ वाई कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट इन न्यूटन पर स्क्वायर विच सेल नॉट बी ग्रेटर देन 415 न्यूटन पर स्क्वायर, यानी 415 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 415 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये हो गया मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट की कंडीशन। ये कंडीशन कभी कभी पूछी जाती है कि व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट टू बी प्रोवाइडेड इन द बीम। तो आप इस फार्मूले से मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट हो सकता है वहाँ शियर इन्फोर्समेंट की ज़रूरत ना हो, लेकिन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फार्मूला ये होता है, चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये फार्मूला याद रखना है कि कहीं स्पेसिफिकली पूछ दिया जाएगा आपको, तो आपको ये बताना पड़ेगा। इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए। ठीक। अब अगला है मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ स्टीरप्स। मैक्सिमम स्पेसिंग हम क्या देते हैं स्टीरप्स में, पहला जो वर्टिकल स्टीरप्स इंक्लाइंड, ठीक। दो स्टीरप्स के बारे में पता है। इन केस ऑफ वर्टिकल स्टीरप्स मैक्सिमम स्पेसिंग सेल नॉट एक्सीड, मतलब वर्टिकल स्टीरप्स अगर हम दे रहे हैं तो मैक्सिमम स्पेसिंग सेल नॉट एक्सीड 0.75 डी और 300 mm विच एवर इज लेस, ठीक है। स्पेसिंग अगर वर्टिकल स्टीरप्स है तो दो कंडीशन है, 0.75 डी और 300 mm, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यू, क्योंकि डी की वैल्यू आपको न्यूमेरिकल के हिसाब से चेंज होती जाएगी, 300 तो हर बार कांस्टेंट रहेगा, तो अब दोनों वैल्यू को कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू लेसर होगी उसको हम वर्टिकल स्टीरप्स की स्पेसिंग मान लेंगे। क्लियर। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं कि 0.75 डी को हमको, मतलब डी की वैल्यू मान लीजिए कुछ भी 400-500 है, अगर हमको गुणा करने पे स्पेसिंग की 0.75 डी की वैल्यू आ गई 450, ठीक, और स्पेसिंग आ गया 300, तो हम कौन सा लेंगे, 300 लेंगे, ठीक। दूसरा एग्जांपल, अगर 0.75 डी की वैल्यू 280 आ गया mm और तीसरा दूसरा वाला 300 mm है, तो इसमें से लेसर क्या होगा, तब स्पेसिंग की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 280 mm हो जाएगी, ठीक। आई होप आपको क्लियर होगा। इस कंडीशंस को आप नोट कर लीजिए। ठीक। सेकेंड इज इंक्लाइंड स्टीरप्स। इन केस ऑफ इंक्लाइंड स्टीरप्स एट 45 डिग्री द मैक्सिमम स्पेसिंग शुड नॉट ग्रेटर देन डी और 300 mm विच एवर इज लेस। अब जब अगर इंक्लाइंड स्टीरप्स कहीं भी दिया होगा, देखिए अगर किसी न्यूमेरिकल में कुछ नहीं दिया तो आप फ्री हैं कुछ भी मानने के लिए, लेकिन अगर न्यूमेरिकल में स्पेसिफाई कर दिया कि नहीं इंक्लाइंड स्टीरप्स देना है तो आपको ये कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। तो इंक्लाइंड स्टीरप्स में स्पेसिंग की दो कंडीशन है, डी यानी इफेक्टिव डेप्थ और दूसरा 300 mm। अब जो इसमें से मिनिमम होगा वो आप ले लेंगे। मान लीजिए कि इस इफेक्टिव डेप्थ आ गया 320 mm और दूसरा 300 mm, तो इसमें स्मॉल क्या हो गया 300 mm। अब मान लीजिए दूसरे केस में अगर इफेक्टिव डेप्थ आ गया 250 और दूसरी वैल्यू 300, तो कोई स्पेसिंग क्या होगा 250 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको वर्टिकल स्टीरप्स और इंक्लाइंड स्टीरप्स की कंडीशंस समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब इंक्लाइंड स्टीरप्स की कंडीशंस को नोट डाउन कर लीजिए।
आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिज़ाइन ऑफ शियर इन्फोर्समेंट, किस कंडीशन में हम शियर इन्फोर्समेंट देते हैं और कैसे उसको डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो कंडीशन है शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करने की, वो टाउ बी यानी नॉमिनल शियर स्ट्रेस क्या होगा, डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाएगा। टाउ बी इज ग्रेटर देन टाउ सी। शियर इन्फोर्समेंट इज टू बी डिजाइन एंड कैन बी प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग फॉर्म। किस फॉर्म में हो सकता है, वर्टिकल स्ट्रेस के फॉर्म में हो सकता है, दूसरा बेंटा बार्थ अलॉन्ग विद स्टिरअप्स हो सकता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे वी यू एंड वी सी को। ठीक है, वी यू एंड वी सी। ठीक है, ये डिज़ाइन ऑफ शियर स्ट्रेंथ आपका हुआ। ठीक है, अब इसकी जो कंडीशंस होगी अभी हम लोग इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अब हमको डिज़ाइन ऑफ शियर इन्फोर्समेंट करना है। ठीक है, कंडीशन ये हमको बतानी है कि शियर इन्फोर्समेंट कब हम लोग देते हैं। तो व्हेन टाउ वी यानी नॉमिनल शियर स्ट्रेस इज ग्रेटर देन टाउ सी यानी डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ, देन शियर इन्फोर्समेंट इज टू बी डिवाइडेड एंड कैन बी इन प्रोवाइडेड इन फॉलोइंग फॉर्म्स। एक वर्टिकल स्ट्रेप में दे सकते हैं, दूसरा बेंटा बार अलॉन्ग विथ स्ट्रेप दे सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वी यू और वी सी को निकालेंगे। वी यू हमारा क्या है, फैक्टर्ड शियर फोर्स, और वी सी हमारा क्या है, शियर रेजिस्टेंस ऑफ द कॉन्क्रीट सेक्शन। शियर रेजिस्टेंस ऑफ द कॉन्क्रीट सेक्शन, क्लियर। वी यू क्या हमारा फैक्टर्ड शियर फोर्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वी यू बराबर टाउ वी बी इंटू डी। आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना, टाउ वी बराबर वी यू बाई बी बाई डी। तो अब वी यू निकालना है तो टाउ वी बी इंटू डी। ठीक, और जो वी सी है शियर रेजिस्टेंस ऑफ द कॉन्क्रीट सेक्शन, उसका फॉर्मूला होता है टाउ सी बी इंटू डी। ठीक, वी यू में टाउ वी हो जाएगा बी इंटू डी, और वी सी में टाउ सी बी इंटू डी हो जाएगा। ठीक, अब जो कंडीशन आती है, इफ वी यू इज ग्रेटर देन वी सी यानी डिजाइन शियर फोर्स इज ग्रेटर देन शियर रेजिस्टेंस ऑफ द कंक्रीट सेक्शन, देन प्रोवाइड शियर इन्फोर्समेंट फॉर रजिस्टिंग द डिजाइन फोर्स वी यू एस। तो वी यू एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी यू में से वी सी को माइनस कर देंगे, वी यू में से वी यू एस में से वी यू एस क्या होगा, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ रजिस्टिंग द डिजाइन फोर्स वी यू एस। ठीक, वी यू माइनस वी सी, वी यू का फॉर्मूला टाउ वी बी इंटू डी माइनस वी सी का फार्मूला टाउ सी बी इंटू डी। अब बी इंटू डी कॉमन हो जाएगा तो वी यू एस का फार्मूला क्या हो जाएगा, टाउ वी माइनस टाउ सी ब्रैकेट क्लोज बी इंटू डी। ठीक, अब अगर हम वर्टिकल स्टिरअप देंगे यहाँ पे, शियर इन्फोर्समेंट अगर वर्टिकल स्टिरअप देंगे तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, वी यू एस बराबर क्या हो जाएगा, 0.87 एफ वाई ए एस बी डी अपॉन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वी। वी यू एस हम पहले ऊपर वाले क्रॉस सेक्शन से निकाल लेंगे, तो हमको यहाँ से सिर्फ क्या निकालना होगा, डेल्टा वी निकालना होगा। ठीक है, तो डेल्टा वी को इधर ट्रांसफर कर देंगे, वी यू एस को नीचे ट्रांसफर कर देंगे। एफ वाई आपको पता है, ए एस बी क्या है, डेल्टा वी क्या है और डी क्या है, सब आपको इसमें पता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अगला अगर बेंटअप बार देते हैं हम लोग, अगर हम लोग बेंटअप बार देते हैं तो क्या होगा, शियर फोर्स टेकन बाय बेंटअप बार इज कैलकुलेटेड एज फॉलोइंग। वी यू एस डैश हो जाएगा, वी यू एस डैश हो जाएगा 0.87 एफ वाई ए एस बी इंटू साइन अल्फा का ये फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आप इस फॉर्मूले को उतार लीजिए, जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो चीज़ें और ज़्यादा हमको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे कि डिज़ाइन स्टेप्स ऑफ शियर इन्फोर्समेंट। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आएंगे कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपको कराएंगे डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ का। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो जो हमारा अगला वीडियो बनेगा वो हमारा होगा कि डिज़ाइन इस स्टेप्स के लिए। बाकी ये आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, फिर हम डिज़ाइन स्टेप्स के बाद से हम अपना न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है।